हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तो इस वीडियो में हम ठोस, द्रव, गैस में अंतर जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया ठोस, द्रव और गैस में अंतर। तो भैया ठोस, द्रव में, गैस में अंतर हम देख लेते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए सबसे पहला अंतर हम बढ़ते हैं। तो भैया सबसे पहला अंतर इसका परिभाषा से ही होता है। जबकि हमने ठोस का परिभाषा हमने बताया था ठोस अवस्था का कि भैया जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा उसे हम ठोस कहते हैं। तो इसके परिभाषा से ही हम अंतर पहला कर देंगे कि इसका आकार अनिश्चित होता है। सॉरी निश्चित होता है ना। इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। जबकि गैस क्या होता है? गैसों का भी जो क्या होता है आयतन तो द्रव होता है, इसका भैया आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। तो इसका हम पहला कर देंगे कि भैया इसका मतलब द्रव का जो क्या होता है आकार होता है अनिश्चित होता है। ठीक है ना। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। तो इसका आकार निश्चित होगा ठोस का, परंतु द्रव का आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। और गैस का भी आकार क्या होता है भैया? परिभाषा में ही हमने बताया है कि जो गैस होता है, गैसीय अवस्था होता है, उसका भी जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। तो हम इसका भी लिख देंगे कि इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है। तो सबसे पहला हमने एक अंतर जान लिया। अब आते हैं दूसरे अंतर पर। तो दूसरा होता है कि जो ठोस होता है इसका आयतन जो होता है वो भी निश्चित होता है। तो हम इसका लिखेंगे इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है। इसका जो द्रव होता है इसका भैया आयतन, इसका भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है। तो इसका भी याद रखेंगे, इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है। इन दोनों का ठोस और द्रव का आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। अब परंतु गैस जो होता है ना भैया, गैस का याद रखेंगे इसका जो आयतन होता है वो अभी अनिश्चित होता है। ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे इसका मतलब गैस का आयतन अनिश्चित होता है। देखिए ये जो दो हमने अंतर लिखा है ये इनके परिभाषा से ही हमने लिख दिया है। अब आते हैं दो अंतर, अब हम आगे देख लेते हैं। तो अब आते हैं तीसरा अंतर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा तो याद रखेंगे, तीसरा ये होता है कि जो ठोस होता है इसका घनत्व तो क्या होता है भैया? बहुत ही अधिक होता है। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। क्यों भैया अधिक होता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो कण होते हैं, जो अणु होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। ठीक है। परंतु द्रव का भैया इसका जो क्या होता है, जो घनत्व होता है वो कम होता है। ठीक है। मतलब ठोसों के अपेक्षा ये द्रव के जो कण होंगे, जो अणु होंगे वो थोड़े दूर होंगे, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो हम लिखेंगे कि द्रव का घनत्व कम होता है। ठीक है। और गैस का घनत्व भैया बहुत ही कम होता है। इसका तो केवल कम होता है ना, परंतु जो गैस है इसका घनत्व बहुत ही कम होता है क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो बहुत ही दूर पे होते हैं। तो हम लिखेंगे कि गैस का घनत्व बहुत कम होता
है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं चौथा जो गुण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो आता है चौथा, तो चौथा याद रखना है भैया कि इसकी जो ठोस की संपीड़ितता बहुत ही कम होती है। ठीक है, मतलब मुड़ने की जो क्षमता होती है बहुत ही कम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी या इसका संपीड़ितता बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी संपीड़ितता कम होती है और इसका याद रखेंगे, इसका तो बहुत ही कम होता है, परंतु जो द्रव होता है इसकी संपीड़ितता भैया ठोसों से अधिक और गैसों से कम होती है। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी संपीड़ितता कम होती है। इसकी संपीड़ितता जो द्रव है, ठीक है, इसकी संपीड़ितता कम होती है, परंतु जो ठोस है इसकी संपीड़ितता बहुत ही कम होती है। तो हम इसका लिख सकते हैं कि इसका संपीड़ितता कम होता है। किसकी अपेक्षा कम होता है भैया? ठोसों की अपेक्षा। ठीक है, अब आते हैं भैया यहाँ पे चौथा जो कि है गैस। तो गैस का याद रखेंगे, इसकी संपीड़ितता बहुत ही अधिक होती है, इसकी मुड़ने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। तो हम इसका लिख सकते हैं कि इसका संपीड़ितता बहुत ही अधिक होती है या अधिक होता है। मतलब इसकी संपीड़ितता बहुत ही अधिक होता है गैस का, और जो द्रव होता है इसकी संपीड़ितता क्या होता है? कम होता है। या आप अधिक भी लिख सकते हैं। अधिक लिखेंगे तो आप इससे तुलना करेंगे, ठीक है, और कम लिखेंगे तो आप इससे तुलना करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप तुलना किस तरह का कर रहे हैं। या आप सबसे बेहतर है थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहें तो इसके लिख सकते हैं कि द्रव की संपीड़ितता ठोसों की अपेक्षा क्या होती है? या अधिक होती है। यदि गैस की तुलना में करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि द्रव की संपीड़ितता गैसों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे संपीड़ितता यहाँ पे लिख सकते हैं गैसों की अपेक्षा कम होती है, और यदि ठोस से तुलना करेंगे तो आप लिखेंगे ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। अब आते हैं भैया पांचवा, जो कि पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया याद रखेंगे जो ठोसों के अणु होते हैं, इनके अणुओं के बीच हम जानते हैं ठोस हो, गैस हो या द्रव हो, किसी भी पदार्थों के जो अणु होते हैं उनके अणुओं के बीच जो बल लगता है वो अंतर आणविक बल होता है। तो भैया इनके जो ठोसों के जो अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल लगता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण अणु बहुत ही पास पास पे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, परंतु आप लिख सकते हैं भैया कि आप लिख सकते हैं कि ठोसों के अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल बहुत ही अधिक होता है। या सिंपल वे में लिख सकते हैं कि इनमें अंतर आणविक बल बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं कि इनके अणुओं के बीच, आप इसमें लिख सकते हैं कि इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल कम होता है। ठीक है, याद रखें ठोसों में बहुत ही अधिक होता है, इसमें कम होता है, इसमें जो गैसों में अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है। तो हम लिख सकते हैं इसके अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 क्या लिखे हैं, इसका अंतर लिख दिया है, जो कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, सॉरी चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।